हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, ठीक है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू किए थे, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे लगातार बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, कहानियों से भरा हुआ है, आपको समझने में मजा आएगा। और कुछ फैक्ट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो है, ठीक है। मैंने पहला वीडियो अपलोड किया हुआ है और पहला वीडियो आप देख लीजिए, नहीं देख पा रहे हैं तो इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग इस आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि पिछला क्लास मैंने पढ़ाया क्या था, ठीक है। मतलब टोटल रिवीजन आपका सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से शुरू किए थे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना। ये दूसरा चैप्टर था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसका समय माना जाता है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, यहां तक क्लियर है। ये 900 साल का इतिहास है वैदिक सभ्यता, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे 900 साल का इतिहास, वैदिक सभ्यता। इस 900 साल के इतिहास को ना 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक बांटा गया था आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा जो था वो बांटा गया था 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। क्लियर है। 1500 से 600 का जो टाइम पीरियड है उसको बांट दिया गया 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट है उसको बोला गया ऋग वैदिक काल, ठीक है, मैंने बताया था। इसको बोला गया ऋग वैदिक काल और इसको बोला गया उत्तर वैदिक काल। यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसको ऋग वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें ऋग्वेद से, इसीलिए इस समय को क्या कहा गया? ऋग वैदिक काल। इसके अलावा जो दूसरा पीरियड है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, इस समय की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें बाकी अन्य ग्रंथों से, उत्तर वैदिक ग्रंथों से मिलती है। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या क्या होते हैं? ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, ये जितने भी चीजें हैं सारे के सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। और इन्हीं ग्रंथों की रचना 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, इसलिए इसको कहा गया उत्तर वैदिक काल। क्लियर है। यहां तक मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। इसके बाद आपको पढ़ाया था कि आखिर हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। तो जब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा था उस समय भी आपको बताया था कि आखिर हमें जानकारी जो मिलती है वो 2 माध्यम से मिलती है। या तो कोई उस समय का लिखा हुआ चीज हमें मिल जाए जिसको पढ़ करके हम ये जान जाए कि भैया उस समय क्या था क्या नहीं था, या तो हमें उस समय के बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाए, वो क्या खाते पीते थे, उनके घर मिल जाए, ठीक है, तब भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता में जो है रिटन डॉक्यूमेंट जो पाया गया है उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाया। मतलब हड़प्पा सभ्यता के इतिहास में भी कुछ लिखा हुआ साक्ष्य पाया गया है, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या लिखे थे उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि है, ठीक है, इंग्लिश एक रोमन लिपि है, तो हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता को लिपि को अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें उनके पुरातात्विक साक्ष्यों से, मतलब जो खुदाई करके चीजें निकाली गई है। किसी भी प्रकार का साहित्यिक साक्ष्य से हमें कोई भी जानकारी वहां का नहीं मिलता है। क्लियर है। हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, इतिहास को जानने के लिए सोर्सेस की आवश्यकता होती है। वो सोर्सेस यहाँ पे 2 होंगे, या तो रिटन डॉक्यूमेंट्स या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। क्लियर है। मतलब या तो लिखा हुआ कोई साक्ष्य या तो खुदाई करके निकाली गई चीजें। वैदिक सभ्यता में हमें दोनों प्रकार की चीजें मिलेगी, इसीलिए इसको हम लोग रखते हैं ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं हम लोग आद ऐतिहासिक काल में। जिस दिन उसके लिपि को पढ़ लेंगे वो उस दिन प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद ऐतिहासिक काल से उठ करके वो हिस्ट्री में आ जाएगा। क्लियर है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए 2 स्रोत है, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक में क्या क्या आएगा? एक आएगा ऋग्वेद, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है उत्तर वैदिक काल के, जितने भी लिखे गए साक्ष्य, पुराण, वेदांग 6, उपनिषद 108, पुराण 18, ये सारे चीज आ जाएंगे। इसके अलावा अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की अब हम बात करेंगे तो भोगज कोई में एक अभिलेख पाया गया जो 1400 ईसा पूर्व का है, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व मतलब ठीक वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी उस टाइम का भोगज कोई में एक अभिलेख पाया गया। अभिलेख क्या बोलते हैं? अभिलेख कठोर चीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं,
आप देखते होंगे जहां पर तालाब का निर्माण होता है उस तालाब में लिखा रहता है कि फलना तालाब का निर्माण इतना करोड़ की लागत से फलना विधायक इसका उद्घाटन किए, ठीक है। तो वो एक प्रकार का अभिलेख उस टाइम का होता था जब कठोर लोहा का चीज हो गया या फिर पत्थर के स्लेट हो गए, ठीक है, उन मतलब कठोर चीजों में कुछ चीजें लिखवाई जाती थी ताकि आम जनता जान सके, जानकारियां मिल सके, पढ़ सके, ठीक है, उसको बोलते हैं अभिलेख। तो बोगजकोई में एक अभिलेख मिला है जो 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख से हमें 4 देवताओं की जानकारी मिलती है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये चारों के चारों देवता वैदिक सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो कई ऐसे मृदभांड पाए गए हड़प्पा सभ्यता में वैदिक सभ्यता में, जिसके आधार पर हमें यहाँ की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब आगे जो वैदिक सभ्यता का टोटल इतिहास है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के इतिहास को। यहाँ पर कुछ चीजें अलग रहेगी, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की धार्मिक स्थिति थोड़ी अलग रहेगी, यहाँ की धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति थोड़ी सा अलग रहेगी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सब्जेक्टिव जहां हमें आंसर लिखनी होती है वहां पर काफी डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। वहां पर काफी डीप में जब सवाल उठते हैं ना, तब वहां पर हमें समझ में आता है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है, और बनाने में मजा भी आएगा। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले ऋग वैदिक काल, मतलब हम लोग पहले देखेंगे 500 साल के इतिहास को। जिस प्रकार से हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को पढ़ा 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक के इतिहास को, 1750 के बाद 1500 ईसा पूर्व में शुरू होता है वैदिक सभ्यता। आप सोच रहे होंगे बीच का 250 साल कहाँ चला गया, तो एक्चुअली उसका कोई भी एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद काफी लंबे समय तक जो है किसी भी सभ्यता का यहाँ पे बोलबाला नहीं रहा, और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता फिर आती है मार्केट में, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। एक सेकेंड, हम लोग पढ़ेंगे अब ऋग वैदिक काल। से लेकर के 15, ओके, सो ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के इतिहास को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल मतलब इस टाइम पीरियड के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास बच जाएगा, उसकी भी हम लोग सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति को देखेंगे, ठीक है। और इतना डिटेल में पढ़ने के बाद जो है ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से खत्म होगा और लगभग वैदिक सभ्यता के सारे वर्ड से आप रूबरू हो जाएंगे। और हमें नहीं लगता है कि इसके बाद मतलब बुक्स पढ़िए, आप बुक्स पढ़नी अच्छी बात है, बुक पढ़िए, लेकिन काफी वर्ड से आप रूबरू हुए रहेंगे तो आपको अनजान टाइप का फीलिंग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, इसको ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पर ऋग्वेद की रचना हुई थी, मैंने आपको बताया, कल से बता रहा हूं, ठीक है। ऋग्वेद की रचना हुई थी। सामाजिक स्थिति को अगर हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल की, तो यहाँ का जो समाज था ना वो पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज क्यों था भैया? क्योंकि इस समाज में पुरुषों को जो है महिलाओं की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस या ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, वहां पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति की तुलना में बेहतर थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का समाज क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। संयुक्त परिवार की स्थिति यहाँ वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती, क्योंकि लोग यहाँ पे जो है परिवार में रहना पसंद करते थे, ना कि हमारे और आपकी तरह बैचलर लाइफ, ठीक है, हॉस्टल लाइफ। सबसे छोटी इकाई जो थी परिवार ही थी। सबसे छोटी इकाई अगर बोला जाए तो वो परिवार का था, और इसका जो हेड होता था ना उसको मुखिया कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था अच्छा है या बुरा है आपको सभी को पता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था वैदिक सभ्यता से हमें देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 जो वर्ण व्यवस्था में कैटेगराइज किया गया था लोगों को, तो इन चारों कैटेगराइजेशन में क्या था, वो सारा का सारा कैटेगराइजेशन जो था वो कर्म आधारित था। मतलब जो जैसा काम करेंगे उनको उसके अकॉर्डिंगली वर्ण मिलेगा, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि
ब्राह्मण सबसे ऊंचे कुल के होते थे, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ करवाने, पूजा पाठ जैसी विधियों को करवाते थे। इसके अलावा क्षत्रिय जो थे वो युद्ध वगैरह किया करते थे, वैश्य जो थे वो व्यापार से रिलेटेड काम करते थे, और शूद्र जो थे ऊपर के तीनों वर्णों की क्या करते थे, वो सेवा किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐसी किसी भी प्रकार की कुप्रथा वैदिक सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। ये काफ़ी अच्छी स्थिति है वैदिक सभ्यता की कि ऐसी स्थितियाँ वहाँ देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा विधवा विवाह का प्रचलन था। बीच में जब हम लोग देखेंगे अभी मॉडर्न इंडिया में, तो वहाँ सती प्रथा देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उसको भी भैया आग में जला दो। क्या ऐसा करना उचित था? क्या किसी लड़की को उसके हस्बैंड के चले जाने से क्या उसका लाइफ खत्म हो जाता है? ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। हालांकि बहुत सारे समाज सुधारक आंदोलन हुए और कई ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने फाइनली इस चीज़ को ख़त्म किया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, तो विधवा विवाह का प्रचलन वैदिक सभ्यता में था। मतलब अगर किसी का हस्बैंड मर जाते हैं तो वो लड़की दोबारा से शादी कर सकती है। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया लगा, हमको पसंद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा। दास प्रथा समाज के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो दास प्रथा भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि जो वैसी लड़कियां जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, उनको अभी हम लोग तो कुछ और ही बोलते हैं ना, सन्यासी, ब्रह्मचारी जैसे शब्दों से उनको पुकारा जाता है। वैदिक सभ्यता में उनको अमाजू कहा जाता था। अमाजू, ठीक है, जो लाइफ भर शादी नहीं करेगी, उनको अमाजू कहा जाता था। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के लोग वेज और नॉन वेज दोनों थे। इनके यहाँ अगर विवाह की बात की जाए कि वैदिक सभ्यता मतलब 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय में विवाह किस प्रकार से होती थी, तो उनके टाइम पे विवाह दो प्रकार का होता था। एक होता था अनुलोम विवाह, दूसरा होता था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जो हस्बैंड होता, जो लड़का होता, वो ऊंचे कुल का होता, और जो वाइफ होती ना लड़की, वो नीचे कुल की होती। ठीक है, निम्न जाति, निम्न श्रेणी का कहा जाए। इसके अलावा जो प्रतिलोम विवाह था, तो इस प्रतिलोम विवाह में क्या था कि इसमें वाइफ जो थी वो ऊंचे कुल की होती और हस्बैंड जो था वो नीचे लो कैटेगरी का थोड़ा सा होता। ठीक है, इसके अलावा अगर शवों को दफनाने की बात की जाए तो पूर्व वैदिक काल में शवों को दफनाने के लिए दोनों भी प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब हिंदू परंपरा में जिस प्रकार से उन्हें पूरी तरह से अग्नि में दाह संस्कार किया जाता है, वो साक्ष्य भी पाए गए हैं, साथ ही मिट्टी में दफनाने के साक्ष्य भी पाए गए हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, मतलब वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहा जाए तो इसकी टोटल ये सामाजिक स्थिति थी। इसकी दो पहलुएं और बच जाती, इसके धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की हम लोग बात करेंगे, और शायद बहुत ही शॉर्ट में इकोनॉमिकल कंडीशन की बात कर लेंगे। हमें लगता है जब किसी भी टाइम पीरियड की अगर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति, इन सभी पहलुओं पर बात कर लिया जाए तो और पॉइंट बचेंगे क्या उस पर बात करने के। ठीक है, तो बने रहिए साथ में।